नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक हैं और आपसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से चीज़ों का आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ परम आवश्यक है। क्योंकि यदि आप अपनी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, अपनी शिक्षाओं के अंदर किसी प्रकार की त्रुटियां करेंगे, तो वह आपके सिलेक्शन को रोकता है। मैं नहीं चाहता कि आप अपने सिलेक्शन को किसी भी प्रकार से रोकें। और जितने भी छात्र क्लास के अंदर आए, आप सभी के अभिवादन को सहृदय मैं स्वीकार करता हूं और चीजों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के साथ समर्थ होकर प्रयास प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो जितने भी बच्चे आए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? खुल के खेल रहे हो? बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत बेहतरीन। और ये गाड़ी हमारी एकदम बेहतरीन लेवल से आगे बढ़ते हुए बेहतरीन। चलो आगे बढ़ते हैं। काफी सारे बच्चे क्लास में आए हैं, ठीक है। इतने बच्चे आए हैं कि उनका नाम ले पाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी कमेंटों की गति इस प्रकार की है कि नामों को लिया जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे थे अशोक के शिलालेखों के, स्तंभ लेखों के और गुहा लेखों के बारे में, ठीक है। अशोक के शिलालेखों, गुहा लेखों और स्तंभ लेखों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे। इनको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। इंस्क्रिप्शन इनको कहा जाता है। देखो, अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, इनके बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो ये किस प्रकार से देखने को मिलती है। चलो, इंस्क्रिप्शन इनको बोलते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं पिलर एडिक्ट्स बोलते हैं। और जो गुहालेख होते हैं उनको कैवलरी आर्टिकल्स बोलते हैं। कैवलरी, ठीक है, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, कैवलरी इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, राइट। तीनों के बारे में देखते हैं, फिर इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं। शिलालेखों को क्या बोला जाता है? और रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं इनको। रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं, रॉक एडिक्ट्स, एडिक्ट्स बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं पिलर एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, एडिक्ट्स बोलते हैं इसको। गुहालेख को बोलते हैं कैवलरी, कैवलरी इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? क्या ये चीजें जरूरी हैं? ठीक है, फटाफट बताइए। वाह राकेश, वाह भाई वाह। सिस्टम। अच्छा, यहाँ देखिए, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। बड़े प्यार से मैं इन तीनों के मध्य का डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और बहुत आप भी समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश की। यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ बनाने की कोशिश की, ठीक है। ये कुछ है, कुछ तो होगा ही। मैंने कोशिश की है इसको एक स्टोन बनाने की, स्टोन बनाने की कोशिश मैंने की है। दिस इज बेसिकली अ स्टोन। मैंने यहाँ कुछ और बनाने की कोशिश की है। दिस इज, यहाँ कुछ और मैंने बनाने की कोशिश की है। अब आपको शायद समझ में आएगा इन तीनों में फर्क क्या है, ठीक है। और यहाँ मैं कुछ और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पहले मैंने बनाया एक इस तरीके से करके, ठीक है। फिर इसके अंदर आप इस तरीके से साइड अप कर दीजिए, ठीक है। और इस तरीके से करके मैं हल्की सी शेड दे देता हूँ, ठीक है। ड्राइंग देखेंगे फिर आप मेरी, ड्राइंग देख पाएंगे मेरी, ठीक है। ठीक है, तो कहने की बात कुछ इस प्रकार से है कि ये आपको देखने को मिलती है। अब ये समझ जाना ये तीनों चीज हैं क्या क्या, ठीक है। ये तो बाबू क्या होता है, ये होता है स्तंभ, ये होता है पत्थर, ये पत्थर है, ये एक पिलर है, और ये क्या है, ये गुफा है, ये गुफा है। तो मैंने क्या बताया कि अशोक के बारे में जो जानकारियां मिलती हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे यहां पे पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिलेगा, पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिलेगा कि हाँ, अशोक एक अच्छा राजा था, अशोक राजा का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, राइट। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। यहां भी अशोक के बारे में जानकारियां देखने को मिलेगी कि यह आपका रानी स्तंभ है, या इस प्रकार से अशोक ने इनको लिखवाया, राइट। ऐसे गुहा लेखों में भी अशोक का उल्लेख देखने को मिलेगा कि अशोक प्रतापी शासकों में से एक था, ठीक है। अशोक प्रतापी था, इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। मतलब वो ऐसे नहीं लिखते थे, बट मैंने सिर्फ बताने की आपको कोशिश करी, ठीक है। मैंने बताने की आपको कोशिश करी। ये गुहा लेख है, ये एक गुफा के अंदर बने हुए हैं। ये स्तंभ लेख हैं, यानी ये पिलर के ऊपर बने हुए, एक पत्थर पे बने हुए हैं। अब पूछा जाता है कि इनकी संख्या आपको कितनी देखने को मिलती है। जैसे अशोक के शिलालेखों की संख्या पूछी जाती है, शिलालेख
तो शिलालेख होते हैं 33। अशोक के जो शिलालेख है उनकी संख्या है 33। इनकी कुल संख्या है 33। कुल संख्या कितनी है बाबू, कुल संख्या, तो कुल संख्या है इनकी 33। ठीक है, 33 आपको देखने को मिलते हैं, परंतु रीडेबल है खाली 14, परंतु पढ़ने योग्य है खाली 14। लेकिन पढ़ने योग्य कितने हैं बाबू, पढ़ने योग्य, सर पढ़ने योग्य है खाली और खाली 13। 13 पढ़ने 14 सॉरी, पढ़ने योग्य कितने हैं बाबू, 14 हैं जो पढ़ने योग्य हैं, 14 इसमें पढ़ने योग्य हैं। ठीक है, रीडेबल कितने हैं, 14। रीडेबल कितने हैं बाबू, रीडेबल ऑफ 14। 33 कुल है बट रीडेबल कितने, 14 है। ठीक है, तो कृपया करके इसको लिखिए, 14 आपको ये देखने को मिल जाएंगे। स्तंभ लेख, मुख्य स्तंभ लेख 7 है, वैसे स्तंभ लेखों की संख्या 15 है, स्तंभ लेखों की संख्या 15 है, परंतु प्रमुख की मैं बात करूंगा, प्रमुख स्तंभ लेखों की बात करूंगा तो वह 7 आपको देखने को मिलते हैं। मेजर पिलर्स आपके 7 हैं। मेजर पिलर्स आपको कितने देखने को मिलते हैं, 7 आपको देखने को मिलते हैं, पिलर्स 7 है। वैसे ओवरऑल 15 है। ओवरऑल कितने हैं, ओवरऑल 15 है। ओवरऑल कितने हैं, 15 आपको देखने को मिलते हैं। कैवलरीज की संख्या स्पष्ट तौर पर 3 है, इनकी संख्या 3 है, इनकी संख्या 3 है। वो गिनती में कितने हैं बाबू, गिनती में 3 है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है चलिए, ओके, सर्वर अलार्म, मेरे बच्चे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद आपका जो डाउट है उसके ऊपर मैं बात कर लूंगा। ठीक है, आपसे एक अच्छा छात्र होने के नाते मैं उम्मीद करूंगा कि आप यहाँ पढ़ने पर ध्यान देंगे। इतनी बड़ी कमेंट करने का कोई तात्पर्य नहीं होगा यदि आप इस बात को सुन ही ना पाए तो। कृपया करके ध्यान दीजिए, बातों को समझिए जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी स्तंभ लेख या गुहालेख या गुफालेख आपके लिखे हुए हैं, इसके अंदर किस भाषा को मेजरली मतलब यहाँ माना गया कि ज्यादातर किस भाषा का यहाँ पे यूज किया गया, उसको फटाफट आप लिखेंगे। ठीक है, उसको फटाफट लिखेंगे। ठीक है, पाली, प्राकृत में ज्यादातर यह लिखी गई है, पाली में, प्राकृत में भी कुछ है। ठीक है, और आपके जो विदेशी भाषा होती है फारसी, उसका क्या इसमें कोई अंश है, डायरेक्टली उसका अंश नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली उसका अंश नहीं है, प्रत्यक्ष तौर पर उसका कोई अंश नहीं देखने को मिलता। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं, किस प्रकार से आपको देखने को मिलती हैं कि इसके अंदर क्या क्या बातें कही जा रही हैं। जैसे अभिलेखों की भाषा की बात करते हैं, अशोक के अभिलेखों की भाषा यहां लिखिए, अशोक के अभिलेखों की भाषा, अभिलेखों की भाषा, की भाषा, अशोक के अभिलेखों की भाषा, लैंग्वेज ऑफ अशोक इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, फटाफट बताइए। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल डाउन नहीं हूं, मैं बिल्कुल ओके हूं, रुक जाओ भाई 5 मिनट, नॉर्मल हो जाऊंगा, रुक जाओ। अशोक के अभिलेखों की भाषा, इंस्क्रिप्शन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इंस्क्रिप्शंस लैंग्वेज, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इंस्क्रिप्शंस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, क्या क्या भाषा आपको इनकी देखने को मिलती है। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से समझिए, जैसे जितनी भी भारत के अंदर है वो सब ब्राह्मी लिपि में है, वो सब ब्राह्मी लिपि हैं भारत में, जो यूज हुई है भारत में वो सब ब्राह्मी लिपि में है। वो सब किस में है बाबू, ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि, जितने भी हैं वो सब भारत के अंदर है तो वो ब्राह्मी लिपि में है। वो किसमें है बाबू, वो ब्राह्मी लिपि में है। किसमें है, ब्राह्मी लिपि में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान में जितने भी हैं वो खरोष्ठी में है, पाकिस्तान में जितने भी हैं वो खरोष्ठी में है। पाकिस्तान में अगर कोई भी चीज पाई गई है तो वो खरोष्ठी में है, पाकिस्तान में किसमें, खरोष्ठी लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में है। खरोष्ठी स्क्रिप्ट आपको देखने को मिल जाएगी, लिपि देखने को मिल जाएगी। अगर अफगानिस्तान में है तो अराइमक है, अगर अफगानिस्तान में पाए गए हैं, ठीक है, अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान, तो वह अराइमक है। अफगानिस्तान में कहां है बाबू, अराइमक, अफगानिस्तान अराइमक देखने को मिल जाएगा, अराइमक में देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर वो एशिया में तुर्की में पाए गए हैं तो वो ग्रीक में है, तुर्की में है, एशिया के अन्य स्थान में है, एशिया के अन्य स्थान में है जैसे तुर्की में है तो वह ग्रीक में है, जो इसकी उल्लेख करते हैं वो ग्रीक में है, याद रखना किसमें है बाबू, वो ग्रीक भाषा में है। इसको कृपया करके लिख लीजिए, इसको कृपया करके लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के अब हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब बाबू एक बात याद रखना, ये अराइमक भी एक लिपि होती है, अराइमक भी एक लिपि हो गई, ग्रीक भी एक लिपि हो गई, ग्रीक लिपि भी होती है। अब ये तो बाबू मैंने आपको लिखवा दी लिपि, बट पेपर पे ऐसा नहीं आता, पेपर में ऐसा नहीं आता। पेपर में आपसे स्पष्ट पूछा जाएगा लैंग्वेज का नाम बताइए, आप वहां इस प्रकार की भाषाएं नहीं देख पाएंगे, आप वहां घबरा सकते हैं। तो प्राकृत ग्रीक एंड अराइमक, अराइमक प्राकृत ग्रीक एंड अराइमक आपको देखने को मिल जाएगी जो भाषा है। ब्राह्मी और खरोष्ठी केवल लिपि होती है, भाषा नहीं होती। ठीक है, याद रखना, एक बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना कि बाबू यहां पर ये तो लिपि है, ठीक है, ये लिपि है, लेकिन लैंग्वेज आपकी मुख्य लैंग्वेज जिसका प्रयोग हुआ है उनको देखना, मुख्य लैंग्वेज जिनका प्रयोग हुआ है उनको देखना, प्राकृत ग्रीक एंड अराइमक। प्राकृत ग्रीक एंड अराइमक का यूज यहां पर हुआ है, याद रखना। ठीक है, प्राकृत ग्रीक एंड अराइमक देखने को मिल जाएगा। मुख्य भाषा प्राकृत ग्रीक और अराइमक, मुख्य भाषा आपको देखने को मिलेगी, मुख्य भाषा, मुख्य भाषा प्राकृत ग्रीक और अराइमक, प्राकृत ग्रीक और अराइमक, अराइमक देखने को मिल जाएगी, क्योंकि प्राकृत भाषा में ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपि होती हैं। ठीक है, चलिए तो कृपया करके इसको ध्यान से लिख लेना, प्राकृत ग्रीक एंड अराइमक, अरामिक, अराइमिक। तो बाबू ये इस प्रकार से चलते हैं। ठीक है, चलिए कृपया करके इसको नोट करिए, जैसे आप नोट कर लेंगे तुरंत मुझे बताइएगा। ठीक है, तुरंत इसको बताइएगा जैसे आप नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं बिना परेशानी के, बिना परेशानी के आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों को देखते हैं। सबसे पहले हम अशोक के शिलालेखों को देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े बाबू, अशोक के शिलालेखों को देखें। सर बीसी और एडी को बताइए बेटा, पहली क्लास देखिए। स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। एक स्क्रिप्ट का प्रयोग कई सारी भाषाओं में किया जा सकता है, परंतु यदि आप समझेंगे तो स्क्रिप्ट बहुत इनिशियल फेस होता है। जैसे स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखने का तरीका, लेकिन लैंग्वेज लिखने और बोलने दोनों तरीके से होती है, स्क्रिप्ट केवल लिखने की होती है। जैसे देवनागरी कोई भाषा नहीं है, देवनागरी केवल स्क्रिप्ट है, उसको हम केवल लिखते हैं, लेकिन बोलते हैं हम हिंदी। देवनागरी हम बोलते तो नहीं है क्योंकि वो स्क्रिप्ट है। जी हाँ, ठीक है आगे बढ़े, नोट हो गया जी गुरुजी। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेखों की बात करते हैं, अशोक के शिलालेख। अशोक के जो आपको शिलालेख देखने को मिलते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो बाबू, इंग्लिश वाले जितने भी छात्र हैं, मैं आपको बता दूं, आपके लिए है इस प्रकार की जो मतलब टेबल है वो डलवा दी गई है, बट उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। आप सीधे मतलब इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले ध्यान दे लेंगे, मैं हिंदी को यहाँ पे ध्यान रख रहा हूं। तो यहाँ पे लिखिएगा जो 14 है उनमें से जरूरी जरूरी कौन से हैं, सारे उसमें जरूरी नहीं है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में आप लिखेंगे कि जितने भी प्रमुख इसके शिलालेख है। तो पहला शिलालेख आप देखेंगे, पहला शिलालेख क्या कहता है। पहला शिलालेख कहता है कि पशु वध पर प्रतिबंध लगाता है, उत्सव समारोह पर प्रतिबंध लगाता है। इनको आप लिखना, पशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया है, और कहता है कि समस्त प्रजा हमारी संतान है, और कहते हैं अशोक कहते हैं कि समस्त प्रजा हमारी संतान है, समस्त प्रजा को संतान बताया है, संतान बताया है। इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स के लिए मैंने जैसा बताया स्पेस खाली छोड़ा हुआ है, आप लिख सकते हैं, राइट। जी हाँ, तो भैया ये पहला इसका शिलालेख देखने को मिलता है। अगला शिलालेख आप देखेंगे, अगले शिलालेख में क्या बताया गया है, अगले शिलालेख में बताया गया है, देखिए नेक्स्ट में आप देखेंगे इसके अंदर पशु कल्याण क्या जिक्र किया गया है। अगले शिलालेख में पशु चिकित्सा का जिला किया गया है, सॉरी जिक्र किया गया है। सामाजिक कल्याण उपाय से संबंध, चोल, पांड्या, सत्यपुत्र, केरल पुत्र जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। पशु चिकित्सा का भी उदाहरण है, क्लिनिक ऑफ एनिमल्स भी बताया गया है। थर्ड में बात करेंगे, थर्ड के बारे में बात करिए, रजूक युक्त और प्रदेशक, यजूक युक्त और प्रदेशक की नियुक्ति है। यजूक युक्त
प्रादेशिक यानी राजकों को नियुक्ति है। ब्राह्मणों को स्वतंत्रता दी है, युक्त प्रादेशिक और राजकों के साथ धर्म फैलाने के लिए राज्य में सभी क्षेत्र में जाते हैं। यह बात यहां उल्लेखित है। यह भी थोड़ा जरूरी है, इतना भी जरूरी नहीं है, थोड़ा याद रखना। चौथे में भेरी घोष के स्थान पर धम्म नीति अपनाने की बात की गई है। भेरी घोष के स्थान पर, भेरी घोष इसको ऐसे लिखना है, भेरी घोष, भेरी घोष, भैरी घोष। अब भैरी घोष ऐसे लिखेंगे, आप भैरी घोष इस प्रकार से निकलेंगे जैसे मैंने लिखा है, भैरी घोष के स्थान पर घम धम्म, भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति को उल्लेखित किया गया। धम्म घोष की वरीयता, धम्म का समाज पर प्रभाव, यह बताया गया है। पांचवें में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पांचवें में आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें धम्म महामात्मा की नियुक्ति की बात की गई है, धम्म महामात्रा की नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, चलिए। छठवें नंबर का है कल्याणकारी उपायों से संबंधित है, कल्याणकारी उपायों से संबंधित है छठवा, कल्याणकारी उपायों से संबंधित है छठवा, याद रखना। इसके अंदर आत्मनियंत्रण की बात की गई है, इसी में आत्मनियंत्रण की बात की गई है, सेल्फ कंट्रोल की बात की गई है, आत्मनियंत्रण की बात की गई है, सेल्फ कंट्रोल की बात की गई है, जो पुरुष में होना पुरुषार्थ दर्शाता है। सेल्फ कंट्रोल कैसा है आपका, आपका अपने ऊपर काबू कैसा है। किसी महिला को देख के उसके पीछे हो लिए, कितनी गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। ठीक है, धम्म क्या होता है, धम्म एक नीति होती है जो अहिंसा का पाठ बताती है। यह पहले अहिंसक था, पहले यह हिंसक था, लेकिन धम्म को अपनाने के बाद यह अहिंसक हो गया। अब सातवें नंबर का जो है, सातवें नंबर का इसको भी लिख लेना, छठवें नंबर को लिखना, पांचवें को लिखने की जरूरत नहीं है। छठवा आप इसमें देखेंगे, छठवा, छठवें के बारे में मैंने आपको बात बताई, सातवें के बारे में आप देखेंगे, इसमें धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाया गया है, धार्मिक सहिष्णुता, सहिष्णुता को दर्शाया गया है। इसका मतलब होता है पॉलिटिकल लिबरल नेचर को शो किया गया है, पॉलिटिकल लिबरल नेचर को शो किया गया है, याद रखना। इसके पश्चात आठवीं में बताया गया है बोधि वृक्ष के बारे में या अपनी धार्मिक यात्राओं के बारे में, इसको धम्म यात्रा कहा गया है। तो बाबू इसमें धम्म यात्रा का उल्लेख किया गया है, धम्म यात्रा का उल्लेख। इसके अंदर महंगे समारोह से बचने की बात की गई है। अच्छा, ये याद रखना, सातवां जरूरी है, इसमें कोई जरूरी नहीं है ये स्टेटमेंट, चाहो तो छोड़ सकते हो। नैतिक आचरण पर जोर दिया गया है, ये भी जरूरी है। ये पांचवा जरूरी नहीं है, नौवां जरूरी नहीं है। फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो फटाफट लिखिए, जिसको लिखना है सिर्फ वही टिक कीजिए। हाँ बाबू, जिसको लिखना है वही टिक करा है मैंने। ठीक है, नोट करो फटाफट। सर इसकी धम्म यात्रा कब कब हुई है? दो धम्म यात्रा इसकी हुई है, एक 259 में, एक 249 में, एक बोध गया में और एक लुम्बिनी में। इसकी जो धम्म यात्रा है वो दो है, एक 259 में, 259 बीसी में हुई है, बोध गया में हुई है ये, बोध गया, बोध गया में हुई है ये, और एक 249 बीसी में, 10 साल और बाद। ये कहां पे हुई है? लुम्बिनी में हुई है, लुम्बिनी, ये लुम्बिनी में हुई है। जैसे नोट हो जाएगा बता देना भैया। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके से मुझे याद आया कि मैं एक किताब लॉन्च कर रहा हूं स्टैटिक जीके की। सबसे कम मार्केट प्राइस उस किताब का होगा और सबसे ज्यादा कंटेंट होगा, वो सेमी डिजिटल किताब होगी। उसका आधा पोर्शन आपको डिजिटली मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद राहुल भाई क्या रेट करा है बताना एक बार। ठीक है चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो कोई नहीं, राहुल तो राहुल है, राहुल को कोई क्या ही कह सकता है। अब बात को समझिए, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहां समझना होगा कि भैया जितना मैंने आपको अभी बताया कि एक बुक आएगी स्टैटिक जीके की, उसका आधा कंटेंट आपको डिजिटली मिल जाएगा, वैसे वो मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी आपके घर के पास। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन तरीके से
ठीक है। हाँ जी। हाँ, वो यूपी पुलिस के लिए भी होगी, यूपी जी के, सब कुछ उसमें इंक्लूड अप कराएंगे। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगर ये आपने नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बाबू, आगे वाले भी इंग्लिश में अवेलेबल हैं, उनकी भी टेंशन मत लेना। ठीक है, उनकी भी टेंशन मत लेना। ठीक है। आगे, आगे समझिए, 10वें में प्रसिद्धि और महिमा की इच्छा की निंदा की गई है। इसको थोड़ा देख लेना, ये कोई और नहीं लिखवाता है 10वां, बट मैं इसको लिखवा रहा हूं, पहली बार मैं इसको लिखवा रहा हूं, आप इसे लिखिए, आप इसकी लिखिए, ये जरूरी होगा। इसमें बताया गया प्रसिद्धि और महिमा की इच्छा की निंदा करना, क्योंकि ये बुद्ध धर्म को अपना चुका है, तो बुद्ध धर्म में प्रसिद्धि की बात हमेशा टाली गई है। बुद्ध धर्म में कभी भी ये नहीं कहा गया कि फेमस हो जाओ, वर्ल्ड फेमस हो जाओ, ये करो वो करो, नहीं, उसमें कहा गया है सादा जीवन ही मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति करा सकता है। ठीक है जी हाँ। तो ये याद रखना, इच्छा की निंदा करता है, तो प्रसिद्धि और महिमा की इच्छा की बात की जा रही है, वो 10वां आपको यहां देखने को मिलता है। 11वां आपको देखना नहीं है, 11वां भी नहीं देखना है, 11वां नोट मत करना। 12वां सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता विकसित करना। 12वां भी इतना जरूरी नहीं है, 12वां भी छोड़ देना। 11वां छोड़ देना, 12वां छोड़ देना। 13वां धम्म के माध्यम से कलिंग युद्ध के विजय के बारे में बताना। जी हाँ, ठीक है, इसको आप लिख लेना। ठीक है, कलिंग युद्ध और विजय के बारे में बात की गई है, 13th में बात की गई है। 14th में बात की गई है, देश के विभिन्न हिस्सों में उत्कीर्ण शिलालेखों के उद्देश्य से संबंधित है। बताता है कि यहां पर क्या है। ठीक है, चलिए, बताता है कि यहां पर क्या है, सद्भावना के उल्लेखित किया गया है। कृपया करके इसको भी लिखिए। तो यहां पेज पे ना तो आपको 11वां लिखना है, ना 12वां लिखना है, 13वां, 14वां और 10वां ये लिखना है। अरे आगे से हट जाओ, लो भैया हट गए, लिखो तुम। एक बात याद रखना कि यदि आपको मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, जितनी खुशी आपको होगी उतनी खुशी मुझे भी होगी, अधिक होगी। हाँ भाई, नोट किया। प्रैक्टिस बैच नेक्स्ट मंथ आएगा। कब तक आएगी ये वाली स्टैटिक जी के? 1 महीने के अंदर आ जाएगी, उससे पहले पॉलिटी लॉन्च हो जाएगी, पॉलिटी 4 दिन में लॉन्च होगी, उसके बाद स्टैटिक आ जाएगी। तपस्या ही चलती है भाई, तपस्या ही चलती है। आगे बढ़े बाबू, लिख लिया आपने? हाँ, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़िए, नोट हो गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं अन्य चीजों के बारे में। इस वाले पेज पर आइए, और इस वाले पेज पर देखिए थोड़ा सा, अशोक के, नहीं है यहाँ, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और ध्यान से समझिएगा, ये एडिक्ट्स हैं, एडिक्ट्स ऑफ अशोका। इस मैप को देखकर विचलित ना हो जाइएगा, हम यहां पर कुछ और चीज की व्याख्या करने वाले हैं। यहां पर हम कुछ और चीज की व्याख्या करने वाले हैं। यहां कुछ राजाज्ञा पाए गए थे, अशोक के 14 राजाज्ञा, अशोक के 14 राजाज्ञा, अशोक के, एक सेकंड बाबू, को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, इस प्रकार से लिखना, अशोक के 14 राजाज्ञा, अशोक के 14 राजाज्ञा, राजाज्ञा, इसका मतलब क्या होता है? रॉयल ऑर्डर्स, रॉयल ऑर्डर्स। एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये इसके उल्लेख ही हैं, ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं इसके उल्लेख ही हैं। इनके बारे में फटाफट से लिखना शुरू कीजिए। इसके कुछ अभिलेख पाए गए हैं, जो 8 अलग अलग जगह से पाए गए। कितने स्थानों से पाए गए? 8 डिफरेंट प्लेसेस से पाए गए, 8 डिफरेंट प्लेसेस से पाए गए, 8 डिफरेंट प्लेसेस से पाए गए। ठीक है, जैसे
भैया पहला पाया गया शहबाजगढ़ी से, पहला पाया गया बाबू शहबाजगढ़ी से। शहबाजगढ़ी आपको लोकेशन दिखी, मैंने मैप पे इसको नोट किया। पहला शहबाजगढ़ी से पाया गया जो पाकिस्तान में है, ठीक है। दूसरा मनसेरा से पाया गया, पहला शहबाजगढ़ी से, दूसरा मनसेरा से। पहला शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी से पाया गया। दूसरा मनसेरा से पाया गया, मनसेरा से पाया गया, मनसेरा से पाया गया। दोनों ही पाकिस्तान में है, यह भी पाकिस्तान में है, यह भी पाकिस्तान में है, यह भी पाकिस्तान में है, और यह भी पाकिस्तान में है। ये सब शिलालेख ही हैं, ये सब शिलालेख ही हैं। अगला कालसी से पाया जाता है, कालसी से। बाबू कालसी कहां पर है? कालसी उत्तराखंड में है, कालसी। अगला कहां से पाया गया बाबू? कालसी से पाया गया। और कालसी कहां पर है? उत्तराखंड में है, देखने को मिलता है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है, ठीक है। कालसी के बाद आप आगे बढ़िए और आगे देखेंगे आप धौली और जौगड़ आपको देखने को मिलेगा, धौली और जौगड़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पर वह बना हुआ नहीं है, धौली आप मानिए, मैं बना देता हूं, धौली और जौगड़ आपको देखने को मिल जाएगा, जौगड़, धौली और जौगड़ लिखिए। धौली और जौगड़ में पाया जाता है, धौली और जौगड़, उड़ीसा, उड़ीसा। धौली और जौगड़ आपको देखने को मिलता है उड़ीसा में। एरर गुड्डी आपको देखने को मिलता है, एरा गुड्डी आपको देखने को मिलता है, एरा गुड्डी लिखा जाएगा यारा गुड्डी, लिखा जाएगा यारा गुड्डी, बोलेंगे एरा गुड्डी, एरा गुड्डी आपको देखने को मिलेगा, एरा गुड्डी आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सोपारा, सोपारा और इसके अलावा सोपारा और सन्नाथी आपको देखने, और ये इंपॉर्टेंट है गिरनार, सोपारा और गिरनार और देखने को मिल जाएगा, सोपारा और गिरनार, सोपारा, ठीक है, सोपारा और गिरनार, सोपारा और गिरनार। सोपारा महाराष्ट्र, गिरनार गुजरात, महाराष्ट्र और ये गुजरात। कितने हैं बाबू ये गिनना एक बार, कितने हो गए अभी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। एक और बचा है कोई, कंधार पाकिस्तान, कंधार, कंधार पाकिस्तान आठवां, कंधार पाकिस्तान आठवां, आठवां। ये आपको देखने को मिलते हैं संपूर्ण। यारागुड्डी, यारागुड्डी इंग्लिश में यारागुड्डी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, नमस्ते भाई इंदू, क्या हाल है नागर साहब? तो बाबू ये अशोक के 14 राजाज्ञा हैं, रॉयल ऑर्डर्स हैं, जो अलग अलग स्थानों से पाए गए हैं। यह किस फॉर्म में पाए गए थे? ये पत्थर पर लिखे पाए गए थे, अशोक के द्वारा दिए गए आदेश थे। यह एक प्रकार से इसके 14 राजाज्ञा जो थे 8 स्थानों से पाए गए हैं, यह पत्थर पर लिखे पाए गए हैं। लल्ला किस पे? पत्थर पर लिखे पाए गए। दीज आर रॉक एडिक्ट्स, ये पत्थर पे लिखे हुए पाए गए हैं। आगे बढ़िए, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, हम आगे बढ़ते हैं, इसकी स्तंभ लेखों की बात करते हैं। तो इस मैप को आप समझ पा रहे हैं? क्या आप इस मैप को समझ पा रहे हैं? मेरे ख्याल से आप इस मैप को बड़े प्यार से समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती आप कर दे रहे हैं, क्योंकि बाबू मैंने पूरी जी जान आपके लिए झोंक दी है इसको समझाने में। अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इवन जितना डिजिटल फॉर्मेशन हो सकता है उतना किया जा रहा है, ठीक है। ये समझ गए? जी हाँ। आपको अरे मैप मत बनाने लगना, मैप बनाने लगूं, तुम्हें ये इस पे ध्यान देना है खाली। फिर मैं आगे बात करता हूं, इसके जितने भी पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, उनके बारे में बात करता हूं। बस उसके बाद अशोक खत्म हो जाएगा। अशोक के बाद इसका
मंत्री आएगा, मंत्री इसके बेटे को मार देगा, फिर मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाएगा, हम शुंग डायनेस्टी शुरू करेंगे फिर। फटाफट बताओ। यारा गुड्डे, यारा गुड्डे। उसको लेटर मॉरियंस कहा जाएगा वहां से। जैसे ही पुष्यमित्र शुंगा स्टार्ट होगा, उसको लेटर मॉरियंस कहा जाएगा। उत्तरवर्ती मौर्यन काल। बताओ जी बताओ। एरागुड्डी। हाँ जी, एरागुड्डी। बताओ फटाफट से। आगे बढ़ूं? कमेंट फंस गई क्या तुम्हारी? धत तेरी की। एक तो यार माइटर भी बहुत ज्यादा होत रहा। हाँ। ठीक है। ओके, नो कमेंट ही फंस गई थी। ठीक है, चलिए। ओके भाई, ओके ओके। हाँ, आगे बढ़िए। अब यहां लिखेंगे अशोक के स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट्स। अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों की बात करते हैं, स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेख की बात करते हैं, पिलर एडिक्ट्स। एडिक्ट्स की बात करते हैं बाबू, पिलर एडिक्ट्स की बात करते हैं। तो सर बताइए पिलर एडिक्ट्स के बारे में। ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलते, परंतु कुछ आपको विशेष देखने को मिलते हैं। जैसे दिल्ली टोपरा आपको देखने को मिल रहा है, दिल्ली मेरठ आपको देखने को मिल रहा है। पहले आपको टोपरा में देखने को मिलता था, पहला आपको टोपरा में देखने को मिलता था। ठीक है, मेरठ में आपको देखने को मिलता था। ठीक है, टोपरा हुआ, टोपरा हुआ, मेरठ हुआ। ठीक है, इसके अलावा आपको लुम्बिनी में देखने को मिलता था, रामपुरवा में देखने को मिलता था, लौरिया अरराज में देखने को मिलता था, लुम्बिनी में देखने को मिलता था, लुम्बिनी, लुम्बिनी में देखने को मिलता था, लौरिया अरराज में देखने को मिलता था, लौरिया। ठीक है, लौरिया नंदराज हो जाएगा, नंदनगढ़ हो जाएगा। ठीक है, कई है, अराराज, नंदनगढ़, अराराज है, नंदनगढ़ है, लौरिया नंदनगढ़ हो जाएगा, गढ़ आपका हो जाएगा नंदनगढ़। ठीक है, इसके अलावा रामपुरवा है, रामपुरवा है, रामपुरवा, और कौशाम्बी है, और कौशाम्बी है, कौशाम्बी। गिन लेते हैं एक बार कितने हो गए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। ये मेजर है। ये कौन है? ये बाबू मेजर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मेजर आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके बारे में हमें यहां चर्चा करनी है, जो भारत के अंदर पाए जाते हैं, जो भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, मेजर है। अब टोपरा वाले को देखते हैं। अब हम बात करते हैं इनके सबके बारे में। जैसे टोपरा आपको देखने को मिलता है, तो टोपरा को यहां से उठा के कहां? दिल्ली लाया गया, टोपरा दिल्ली हो गया। ये किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने भाई, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभ लेख को टोपरा से उठा के वह दिल्ली ले आया। टोपरा से उठा के वो दिल्ली ले आया। टोपरा हरियाणा में आपको देखने को मिलता है, हरियाणा में टोपरा है। हरियाणा में भी कहां पे है बाबू? ये अंबाला के पास देखने को मिलता है, अंबाला में। मेरठ से भी इसको दिल्ली लाया गया, और मेरठ से दिल्ली लाने का काम कौन करता है सर? ये करता है फिर से भाई फिरोज शाह तुगलक। एफएसटी ने ही यह काम भी किया था। लुम्बिनी वाला ठीक ठाक अभिलेख इसका है, लौरिया अरराज भी ठीक है, नंदनगढ़ ठीक है, रामपुरवा ठीक है। कौशाम्बी जो है, इस पर जो अकबर है उसने भी इसके ऊपर अपने कई सारे लेखों को लिखवाया है। अकबर ने इस पर कई सारे लेखों को लिखवाया है, इसके बारे में लिखिएगा, लिखिएगा। ठीक है, चलिए। यह पहले कौशाम्बी में था, बाद में इसको इलाहाबाद में भी भेज दिया गया। यह वर्तमान में इलाहाबाद में है, अकबर इसको इलाहाबाद ले गया था। यह वर्तमान में इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में है। अकबर के द्वारा हस्तांतरित है, अकबर द्वारा हस्तांतरित किया गया, अकबर द्वारा ट्रांसफर किया गया, अकबर द्वारा हस्तांतरित, हस्तांतरित इसको किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये जो है ट्रांसफर, हस्तांतरित यानी ट्रांसफर अकबर ने किया है।
बड़ी बात ये भी आपको देखने को मिलती है कि इसको रानी का अभिलेख भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें रानी का उल्लेखीकरण किया गया, इसको रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंस्क्रिप्शन ऑफ क्वीन। दिस इज नोन एज इंस्क्रिप्शन ऑफ क्वीन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन ऑफ क्वीन भी बोलते हैं। बिना परेशानी के याद रखना, बिना परेशानी के याद रखना। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी। ठीक है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होगी। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, फटाफट बताइए। ठीक है, सबसे छोटा भी है ये, जी हाँ। ठीक है, सबसे छोटा भी है, स्मॉलेस्ट भी कहा जाता है कौशाम्बी के अभिलेख को, स्मॉलेस्ट भी कहते हैं, स्मॉलेस्ट भी कहते हैं। सबसे छोटा भी है ये। अच्छा, सबसे बड़ा आपको देखने को मिलता है जो इसका 7वें नंबर का अभिलेख है। जो 7वें नंबर का पीछे हमने यह देखा, 7वें नंबर का पीछे हमने देखा है ये आगे आप देखेंगे 7वें नंबर का, सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता, ये पिलर एडिक्ट्स हैं, इनके बारे में ही चर्चा की है। ये सबसे बड़ा आपको देखने को मिलता है। पिलर एडिक्ट्स बताइए, समझ में आए? अगर ये समझ में आए हैं बाबू, सबसे बड़ा विस्तार किसका है? वो 7वें स्तंभ लेख का है, सबसे बड़ा विस्तार आपको देखने को मिलता है। बताओ, अगर ये समझ में आए हैं तो फटाफट से मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, फटाफट बताओ। ठीक है, फटाफट। इसके छोटे मोटे अभिलेख भी आपको देखने को मिलते हैं। सबसे छोटा आपको लुम्बनी, स्मॉलेस्ट बाबू, लुम्बनी भी है, लुम्बनी भी है। ठीक है, इसको वृहदों में सबसे छोटा बोलते हैं, लेकिन चलो आप नहीं ऐसे समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं बाबू, लुम्बनी लिख लीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। परंतु जो स्टेटमेंट बाबू मैंने यहां दिया था वो सही था। ठीक है, जो लुम्बनी का अभिलेख है ना, इसको कम इंपोर्टेंस की वजह से छोटा कहने लगे हैं, सब स्मॉलेस्ट है। वास्तविकता में रानी का अभिलेख ही सबसे छोटा है। बाद में इसके ऊपर समुद्रगुप्त ने लिख लिखा के इसको बड़ा कर दिया, लेकिन वास्तविकता में यही सबसे छोटा था। और चलो अभी वर्तमान में इसको आप लिख सकते हैं, सबसे छोटा यही है, लुम्बिनी। ठीक है, याद रखिए, लिख लीजिए फटाफट इसको, लिख लीजिए फटाफट इसको। ठीक है, आगे बढ़े बाबू। बहुत बढ़िया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? सर्च कर लीजिएगा अशोका भाई जीतराना सर, आप इंटरनेट सर्च कर लेंगे, आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने इसके बारे में चर्चा की हुई है। अभी फिलहाल में टॉपिक पे ध्यान दो, राइट? चलो, अब इसकी बीवी के बारे में भी थोड़ा सा जानना होगा हमें इनकी वाइफ के बारे में भी थोड़ा जानना होगा। बहुत प्यार से इनके बारे में बात करते हैं, बहुत प्यार से हम इनके बारे में बात करते हैं। इनकी जो शादी है वो किससे होती है? इनका विवाह किससे होता है? अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो कौन सा करें बाबू? अगर क्वेश्चन पेपर में आता है देन आप लुम्बिनी के साथ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर ये आए कि हाँ प्रारंभिक तौर पर सबसे छोटा कौन सा था, तब आप इलाहाबाद के साथ जाइएगा। चलो जी, इसमें क्या मैं इनकी वाइफ के बारे में चर्चा कर चुका हूं? अगर हम देखें, नहीं, इनकी वाइफ के बारे में चर्चा नहीं हुई है बाबू, तो हेडिंग डाल दीजिए इनकी वाइफ के बारे में चर्चा। अशोक की वाइफ के बारे में चर्चा, हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, बीवी कौन थी, हाँ वही मैं बता रहा हूं, इनकी वाइफ के बारे में चर्चा डाल लीजिए। कुछ अन्य तथ्य के बारे में जानकारी की बात करते हैं। ठीक है, चलो, अशोक से संबंधित कुछ अन्य जानकारियां, अशोक से संबंधित कुछ अन्य जानकारियां, अशोक से संबंधित कुछ अन्य जानकारियां। ठीक है, जी हाँ, बहुत ध्यान से हेडिंग डालेंगे, अशोक से संबंधित कुछ अन्य जानकारियां, अशोक महान से संबंधित कुछ अन्य जानकारियां, संबंधित अन्य जानकारियां, जानकारियां।
आगे आने वाले समय में मुगल्स वगैरह आपके पेपर में नहीं आएंगे, तो आपका बहुत ज्यादा फोकस इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, याद रखना। अशोक महान से संबंधित अन्य जानकारी, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉइंटर्स अबाउट अशोका, अबाउट अशोका, अबाउट अशोका। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंटर्स अबाउट अशोका। क्या बात है, दूसरों की पत्नी के विषय में जानकारी लेनी पड़े। लीजिए लीजिए, महादेवी करुवाकी और पद्मावती, महादेवी करुवाकी और पद्मावती, महादेवी इनकी पत्नियां कौन है? महादेवी करुवाकी और पद्मावती, महादेवी करुवाकी और पद्मावती, करुवाकी और पद्मावती, महादेवी करुवाकी और पद्मावती, दैट इज महादेवी, दैट इज करुवाकी, दैट इज पद्मावती। ये आपको देखने को मिल गए। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं। महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती, महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती, महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती, इन्हीं के पुत्र हैं महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती। अशोक ने इनको ही महेंद्र और संघमित्रा को ही, इन दोनों को ही अशोक ने श्रीलंका भेजा था। इन दोनों को अशोक ने बुद्ध धर्म प्रचार में श्रीलंका भेजा था, बुद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, के लिए श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका भेजा था। करुवाकी के बाद जो पद्मावती है, पद्मावती का पुत्र कुणाल ही इसका उत्तराधिकारी बना है। कुणाल, कुणाल सक्सेसर बनेगा, कुणाल सक्सेसर ऑफ अशोका, सक्सेसर ऑफ अशोका। बाबू यही अशोक का उत्तराधिकारी बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा, उत्तराधिकारी। कौन बनेगा बच्चे? उत्तराधिकारी आपका बनेगा, याद रखना। ठीक है, चलिए। इनके जो गुरु थे जिनसे इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, उनका नाम क्या था? जिनसे इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली उनका नाम उपगुप्त आपको देखने को मिलता है। इनके बौद्ध धर्म के गुरु उपगुप्त हैं। अशोक के बौद्ध धर्म के गुरु उपगुप्त हैं। अशोक के बौद्ध धर्म के गुरु उपगुप्त हैं। बौद्ध धर्म के गुरु, बौद्ध धर्म के गुरु उपगुप्त हैं बाबू, उपगुप्त हैं। उपगुप्त आपको देखने को मिलता है। बुद्धिज्म के जो टीचर हैं, इनके बुद्धिज्म टीचर, उनका नाम क्या है भाई? उपगुप्त देखने को मिलता है। चलो, नोट हो गया है तो फटाफट बताएं, नोट हो गया है तो फटाफट बताएं, बिना परेशानी के। ठीक है, चलो। सर कुणाल को तो करुवाकी ने अंधा कर दिया था। देखो, ये कहने वाली बात है कि करुवाकी ने कुणाल को अंधा करवा दिया था, बट उसमें कुछ फैक्ट नहीं मिलते। ठीक है, फिर इनकी एक प्रेम कहानी भी तो थी विदुषा के साथ। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो मुगल क्यों नहीं आएंगे? अभी बाबू दिल्ली के जो सीबीएसई है उससे मुगल हटा दिए गए हैं, अभी बाकी बातें चल रही हैं। अच्छा, अगर हम बात करें 232 में अशोक का कार्यकाल समाप्त होता है। 232 में, मेरी बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 232 बीसीई में अशोक का कार्यकाल समाप्त हुआ।
अशोक का कार्यकाल समाप्त हुआ, अशोक की मृत्यु हो गई, अशोक की मृत्यु हो गई, डेथ ऑफ अशोक। अशोक के शासन काल में बहुत बढ़िया चीजें हुई हैं, डेथ ऑफ अशोका, ठीक है, डेथ ऑफ अशोका हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, इनका उत्तराधिकारी कौन बनता है, उत्तराधिकारी बताइए, सक्सेसर कौन बनता है बाबू, वो बनता है कुणाल। कुणाल को ज्यादा लंबे समय शासन नहीं कर पाया, स्पेसिफिक भी नहीं कितने समय किया था। इसके बाद आता दशरथ। दशरथ बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों को कई गुफाएं देता है, बराबर की पहाड़ियों में, पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय को गुफा, आजीवक संप्रदाय को गुफा, आजीवक संप्रदाय को गुफा देता है, गुफा देता है, ठीक है, याद रखना, आजीविक संप्रदाय को गुफा देता है, ऑफर कर रहा है, गिफ्ट दिया है। दशरथ के बाद जो अगला व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा, बहुत छोटे समय के लिए रहेगा, संप्रति, और लास्ट आपको देखने को मिलेगा बृहद्रथ। संप्रति, संप्रीति आपको देखने को मिल जाएगा, और लास्ट है बृहद्रथ। बृहद्रथ, बृहद्रथ की हत्या करके ही, बृहद्रथ, 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 बृहद्रथ की हत्या करके ही, बृहद्रथ का एक मंत्री होता है, बृहद्रथ का एक मंत्री होता है, और बृहद्रथ का जो मंत्री है वो है पुष्यगुप्त शुंग। यही उसकी हत्या कर देगा, पुष्यगुप्त शुंग। तो जो राजा पुष्यगुप्त शुंग हैं वो इनकी हत्या कर देंगे, याद रखिएगा, वही इनकी हत्या आपकी यहां पर कर देंगे। इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना, पूरा नाम पुष्यमित्र, सॉरी पुष्यगुप्त नहीं है, पुष्यमित्र है भाई, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी बाबू, पुष्य मित्र है ना कि गुप्त, पुष्यमित्र शुंग, इनका मंत्री है पुष्यमित्र शुंग। अच्छा एक बात सोचो आप कि सर हमने जो अपना सिंबल लिया है वो तो अशोक के स्तंभ से लिया है, लेकिन उसके बारे में तो आपने जानकारी दी नहीं। अब वो अशोक के कुछ लघु स्तंभ लेख भी हैं, अशोक के लघु स्तंभ लेख भी हैं, अशोक के क्या है बाबू, लघु स्तंभ लेख भी हैं, उसकी चर्चा करूं। लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख हैं इसके, शॉर्ट पिलर एडिक्ट्स हैं इसके, शॉर्ट पिलर एडिक्ट्स हैं इसके, एडिक्ट्स। एक है सारनाथ में, वहीं से तो सारी चीजें ली गई हैं, सारनाथ, सारनाथ वाराणसी में आपको देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। नेक्स्ट है आपका सांची स्तंभ है, सांची, रुम्मनदेई और निगलीवा, निगलीवा, ठीक है, सांची, निगलीवा, निगलीवा और रुम्मनदेई, रुम्मईदेई, रुम्मईदेई, रुम्मनदेई और रुम्मनदेई। सारनाथ आपको पता है बाबू वाराणसी में है, वाराणसी में है, वाराणसी यूपी में है, सांची मध्य प्रदेश में है, और जो निगलवा आपको देखने को मिलता है ये नेपाल में है, जो उसकी तराई क्षेत्र है, ये दोनों के दोनों नेपाल में है आपके बाबू। यहां से भी कुछ चीजें अडॉप्ट की गई हैं, राइट, बहुत बेहतरीन, ठीक है। कैवलरी इंस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है ना, इसलिए नहीं करने। ये नेशनल इम्बैल भी है, वो यहीं से लिया गया, इस वजह से मैंने इसको लिखवाया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मैंने आपकी क्लास ज्यादा खींच दी, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैं, समय भी चल रहा है, कई बार होता है कि मैं चीजों को कराता चला जाता हूँ, समय भी नहीं देख पाता कई बार, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने समय नहीं दिया। अच्छा आप लोगों को जो टेंशन चल रही थी मूल विधि की, उसको मैंने दूर कर दिया, पता है ना आपको। मूल विधि आपके बैच में तो हो ही रही है, साथ में आपको चैनल पे भी अपने पे देखने को मिल जाएगी। लाइव के सेक्शन में जब आप जाओगे तो आपको पता लगेगा, ये रही, ये लाइव के सेक्शन में आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो लाइव के सेक्शन में पहले से ही 105 लाइक हो चुकी हैं, जाके आप भी अपना समर्थन दीजिए और सीधा धुआंधार तरीके से मिलेंगे लाइव में, ठीक है, ताबड़तोड़ तरीके से कल 11 बजे। हाँ चलिए सर, अयोध्या धाम बहुत बढ़िया। अच्छा मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि आज आप भी सोच रहे होगे सर इतना शांत क्यों है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ओके हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन हूं मैं, है बस वो है कि मेरी सुबह से ना आज कुछ ज्यादा ही कंटिन्यू क्लास चल रही है, सुबह 8 बजे चल रही है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 12 से 1,
एक से दो, दो से तीन, तो बीच में आज मैंने ब्रेक ही नहीं लिया था, ठीक है। तो बट स्टिल आई, मतलब मजा ही आता है मुझे, मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है, बस मजा है जी। ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना है। उम्मीद है कि एक दिन आप समझेंगे कि मैंने आपके लिए क्या किया। ठीक है, याद रखिएगा, जिस दिन भी याद करोगे, ठीक है, उस दिन अच्छे के लिए याद करोगे। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।